एक प्रोफेसर को ल्यालिक्स कारखाने से फौरन आने के लिए एक तार मिला। उस मुड़े तुड़े तार के बिखरे अक्षरों से उसने सिर्फ इतने ही मायने निकाले कि कारखाने की मालकिन मिसेज ल्यालिकोवा की बेटी बीमार है। प्रोफेसर खुद नहीं गए और अपने बदले उन्होंने अपने हाउस सर्जन करालियोव को भेज दिया। हाउस सर्जन को 2 स्टेशन रेलगाड़ी से और बाकी 3 मील सड़क के रास्ते से जाना था। उसे स्टेशन से लाने के लिए 3 घोड़ों वाली गाड़ी भेजी गई थी, जिसका कोचवान एक फौजी की तरह हर सवाल पर एस सर और नो सर के साथ चीखकर जवाब देता था। जब कोरोलियोव घोड़ागाड़ी से जा रहा था, कारखाने से लेकर स्टेशन तक सड़क के किनारे पर खड़े कामगार उन घोड़ों को देखकर झुक जाते थे। उस शाम अपने दोनों तरफ के जमीन जायदाद और बंगले, सनोबर के दरख्तों और चारों ओर फैली खामोशी के जादू में वह गिरफ्तार था, जबकि ऐसा लग रहा था कि उस शनिवार की शाम जमीन, जंगल और सूरज उन कारखाने के कामगारों की छुट्टी में शामिल होने जा रहे थे, और यही नहीं, शायद उनके साथ प्रार्थना भी करने जा रहे थे। करालियोव मास्को में पैदा हुआ था, वहीं बड़ा हुआ था। गांव की जिंदगी उसके लिए अजनबी थी। उसकी दिलचस्पी कभी कारखाने में नहीं थी, यहाँ तक कि वह वहाँ कभी गया भी नहीं था, लेकिन उसके बारे में पढ़ चुका था। कारखाना मालिकों ने उसे कई बार बुलाया था, जहाँ उनसे बात करने का मौका मिला था। चाहे दूर से हो या करीब से, वह कारखानों के बारे में हमेशा सोचता था कि वैसे बाहर से वहाँ सब कुछ अमन चैन भरा लगता है, लेकिन इनकी दीवारों के भीतर वहाँ पक्के तौर से और कुछ नहीं, मालिकों का अंधा अहंकार होता है। वे पूरी तरह से अज्ञानी होते हैं, उबाऊ होते हैं। सेहत खराब करने वाले जितने काम होते हैं, वे वहाँ के बंधुआ कामगार करते हैं। वहाँ गंदगी, वोडका और कीड़े मकोड़े होते हैं। और अब जब ये कामगार उसकी घोड़ेगाड़ी के लिए आदर और विनम्रता से रास्ता दे रहे थे, तो उसे उन कामगारों के चेहरों पर गंदगी, शराब की खुमारी, बेचनी और घबराहट के पक्के निशान दिख रहे थे, जो माथे पर उनकी झुकी हुई टोपियों और उनके चाल से पता चल रही थी। कारखाने गेट से उनकी घोड़ागाड़ी दाखिल हुई। दोनों तरफ कामगारों की झोपड़ियों, कपड़े पछी औरतों के चेहरों और आगे की सीढ़ियों पर बिछे कंबलों पर उसकी उड़ती हुई नजर पड़ी। जब घोड़ों की लगाम को कोचवान पूरे जोर से छोड़ देता तो चिल्लाता, बचो। वे एक खुले चौरस्ते पर पहुंचे जहां घास नहीं थी। यहाँ चिमनी के साथ थोड़ी थोड़ी दूर पर चिमने वाले 5 बड़े बड़े कारखाने मौजूद थे, गोदाम थे और लकड़ी से बनी झोपड़ियाँ थीं। हर चीज पर एक अजीब किस्म की मटमैली परत छाई हुई थी, जो धूल भी हो सकती थी। छोटी छोटी दयनीय फुलवारियां और प्रबंधकों के हरे लाल छत वाले मकान रेगिस्तान में नखलिस्तान की तरह इधर उधर छितरे हुए थे। कोचवान ने एकाएक रास खींची और घोड़ागाड़ी एक मकान के बाहर रुक गई, जिसकी पुताई हाल में धूसर रंग से हुई लगती थी। वहां बाहर एक छोटा सा बगीचा भी था, जिसमें धूल से अटा एक बकाइन का पेड़ भी था। यही नहीं, पीले पोर्च से नए पेंट की तीखी गंध आ रही थी। इस तरफ से आइए डॉक्टर साहब। दाखिल दरवाजे पर कुछ महिला आवाजें आईं, जिनके साथ कुछ ठंडी आहें और कनबत्तियां सुनाई दे रही थीं। आ जाए, इंतजार करते करते हम थक चुके हैं। ये बड़े सदमे की बात है। जी इधर आइए। मिसेज ल्यालिकोव गोलमटोल उम्रदराज महिला थीं। वो हालांकि आधुनिक फैशन का बांहवाला काला रेशमी लिबास पहने हुए थी, लेकिन उनका चेहरा बताता था कि वह सीधी सादी एक अनपढ़ औरत थीं। उन्होंने डॉक्टर पर उत्सुकता से नजर डाली और अपना हाथ उनसे मिलाने के लिए अपने को तैयार नहीं कर सकी, या यूं कहिए कि वह साहस नहीं कर सकी। एक दुबली पतली मझौली उम्र की औरत उनके बगल में खड़ी थी, जिसके छोटे छोटे कटे बाल थे, नाक पर चश्मा टिका था और चमकीले फूलों वाला ब्लाउज पहने हुए थी। नौकर चाकर उसे क्रिस्टीना कहकर पुकार रहे थे। कोरोलियो ने अंदाजा लगाया कि वो गवर्नेस होगी। वो इस घर में सबसे अधिक पढ़ी लिखी थी, और यही शायद कारण था कि जरा सा भी समय बर्बाद किए बिना सही तरीके से डॉक्टर के अगवानी की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई थी। बिना ये बताए कि कौन बीमार है और उसे क्या तकलीफ है, उसने थकाने वाले छोटी छोटी जानकारियों के साथ बीमारी की वजहों का एक बारीक लेखा जोखा उसके सामने पेश कर दिया। डॉक्टर और गवर्नेस बैठकर बात कर रहे थे, जबकि घर की मालकिन एक इंछिले डुले बिना दरवाजे के पास खड़ी इंतजार कर रही थी। बातचीत से कोरोलियोव को पता चला कि 21 साल की लड़की लीजा बीमार है।
वो मिसेज ल्यालिकोव की एकलौती बेटी है और इस जायदाद की उत्तराधिकारी है। वो लंबे समय से बीमार है। कई डॉक्टर उसका इलाज कर चुके हैं। पिछली पूरी रात उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि घर में कोई सो नहीं पाया था और हर कोई उसकी जिंदगी को लेकर डरा हुआ था। वह छुटपन से ही बीमारू बच्ची रही है। मिस क्रिस्टीना ने अपने होंठ थोड़े थोड़े वक्त पर अपने हाथों से पोंछते हुए सुरीली आवाज में डॉक्टर से कहा। फिर बात आगे बढ़ाई। ये नाड़ियों का मामला है। जब वह छोटी थी, गंडमाला की शिकार हो गई थी। हो सकता है कि बीमारी की यही वजह हो। करालियोफ ने मरीज पर एक नज़र डाली। वो एक भरी पूरी, लंबी, काफी बड़ी लड़की थी, लेकिन अपनी माँ की ही तरह बदसूरत थी। उसी की तरह छोटी छोटी आंखें थीं। उसी की तरह उसका निचला जबड़ा बड़ा और फैला हुआ था। उसके बाल काढ़े हुए नहीं थे। कंबल ठोड़ी तक खींचा हुआ था। कोरोलियोव को उस लड़की को देखकर सीधे ये ख्याल आया कि वो एक दयनीय और नाखुश प्राणी है और चूंकि वे सब उस पर दया करते हैं, इसलिए उसे ठंड से बचाने के लिए भली भांति कंबल ओढ़ाया गया है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह लड़की 5 बड़े कारखानों की उत्तराधिकारी है। मैं आपका कुछ इलाज करने आया हूँ। आप कैसी हैं? डॉक्टर ने बातों का सिलसिला शुरू किया। उसने अपना परिचय दिया और उसके बड़े, ठंडे और बदसूरत हाथ मिलाकर उसने हिलाया। वो उठकर बैठ गई और उसको अपनी पूरी कहानी सुनाई। जाहिर है कि उसे डॉक्टरों की आदत पड़ी हुई थी और वो अपने खुले हुए कंधे छाती को लेकर बेपरवाह थी। मेरी धड़कन बढ़ी हुई है। मैं पूरी रात अपनी जिंदगी को लेकर डरी रही। हालत इतनी खराब थी कि मैं मर ही जाती। कोई दवा मुझे दीजिए, उसने कहा। हाँ जरूर दूंगा, जरूर, अब शांत हो जाओ। करालियोफ ने उसकी जांच की और नकारने की मुद्रा में अपने कंधे उचकाए। आपका दिल पूरी तरह से दुरुस्त है। उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। आपकी नाड़ियां बहुत अच्छी तरह नहीं चल रही हैं, लेकिन सामान्य हैं। मुझे नहीं लगता कि अब आपकी और धड़कन बढ़ेगी। नींद लाने की कोशिश कीजिए और सो जाइए। तभी एक लैंप लाया गया। रोशनी से लड़की ने अपनी आंखें मिचमिचाकर बंद कर ली। अपना सिर पकड़कर बैठ गई और फूट फूट कर सुबकने लगी। बेचारी और बदसूरत वाली उसकी पहली छवि सहसा कोरोलियोव के सामने से गायब हो गई और अब उसे न तो उसकी छोटी छोटी आंखें दिख रही थीं और न ही गैरमामूली बड़ा जबड़ा, बल्कि उसके चेहरे पर एक शरीफाना अक्स दिख रहा था जो बहुत समझदारी भरा और दिल को छूने वाला लग रहा था। अब वो सभी स्त्रियोचित, गरिमापूर्ण और स्वाभाविक गुणों की खान लग रही थी और वो उसे अब सोने वाली दवाएं अथवा बीमारी से जुड़ी सलाह देना नहीं चाहता था, बल्कि उसकी जगह कुछ मामूली और मरहम भरे लफ्ज़ कहना चाहता था। उसकी माँ ने उसका सिर पकड़ लिया और उसे हौले हौले दबाने लगी। उफ़, उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर कितनी गहरी निराशा छाई हुई थी। एक सच्ची माँ की तरह उसने अपनी बेटी को पाला पोसा, बड़ा किया, खर्च की परवाह किए बिना अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए सर्फ कर दी ताकि वह फ्रेंच भाषा, नृत्य और संगीत सीख सके। उसके लिए दर्जन भर ट्यूटर, डॉक्टर रखे, एक गवर्नेस रखी। अब वो उसके उन सभी आंसुओं और उन सभी तकलीफों की वजह समझ नहीं पा रही थी। नतीजा था कि वह बुरी तरह चकराई हुई थी। उसके चेहरे पर अपराधबोध, चिंता, निराशा छाई हुई थी, मानो उसने कुछ ऐसी चीज की अनदेखी की है, कुछ चीजों को जाने दिया है जो बहुत महत्वपूर्ण था। कुछ ऐसे लोगों को बुलाना भूल गई थी, लेकिन कौन से लोग, ये भी एक रहस्य है। लिज़िन का, अब क्या हुआ? मेरी छोटी गुड़िया, मुझे बताओ, क्या परेशानी है? मेहरबानी करके कुछ तो बताओ, उसने अपने बेटी को सहलाते हुए कहा। दोनों बुरी तरह रोने लगे। कोरोलियोव बिस्तर के किनारे बैठ गया और लीज़ा का हाथ थाम लिया। अब बहुत हो चुका, इस रोने का अब कोई मतलब है। यकीन करो, इन आंसुओं की कीमत के बराबर संसार में कोई चीज़ नहीं हो सकती। अब आप रोना बंद करने जा रहे हैं। रोने की कोई जरूरत नहीं है, उसने स्नेह भरी आवाज में कहा। फिर उसके मन में ख्याल आया, अगर यह शादीशुदा होती। कारखाने के डॉक्टर ने इन्हें थोड़ी ब्रोमाइड दी है, लेकिन उससे इनकी हालत और खराब हो गई है। मेरा ख्याल से दिल में कुछ गड़बड़ है, तो कुछ बूंदें दी जा सकती हैं। मैं उसका नाम भूल रही हूँ। मेरे ख्याल से घाटी की कुमुदनी सा कुछ नाम था, गवर्नेस ने कहा। फिर एक बार उसके ब्यौरों की बाढ़ आ गई।
वो गवर्नेंस डॉक्टर की बातों में दखल देती रही, उन्हें एक भी लफ्ज़ सुनने का मौका नहीं देती और उसकी यह कोशिश उसके चेहरे पर दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने मान लिया था कि वह इस घर में सबसे अधिक पढ़ी लिखी औरत है और यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह डॉक्टर से लगातार बात करती रहे। जाहिर है बातचीत केवल इलाज के बारे में। कराल्योव को ऊब होने लगी था। कमरा छोड़ने के बाद उसने उसकी माँ से कहा, अगर कारखाने का डॉक्टर आपकी बेटी का इलाज कर रहे हैं तो मुझे कोई वजह नहीं दिखती कि उन्हें रोका जाए। अब तक उनका इलाज सही रहा है और मुझे डॉक्टर बदलने की जरूरत नहीं लगती। दरअसल बीमारी बहुत मामूली है, जरा भी गंभीर नहीं है। अपने दस्ताने पहनने के दौरान उसके बोलने में कोई हड़बड़ी नहीं थी, लेकिन मिसेज ल्यालिकोव पत्थर सी खड़ी रहकर आंसू भरी आंखों से उसकी ओर ताकती रहीं। 10 बजे वाली रेलगाड़ी आधे घंटे बाद यहाँ से चलेगी और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो गाड़ी छूटे, कराल्योव ने कहा। लेकिन क्या आप रात में रुक नहीं सकते? मुझे इस तरह चिंता जताते हुए शर्म आ रही है, लेकिन ईश्वर के लिए मुझ पर मेहरबानी कीजिए। दरवाजे के चारों ओर नजर फिराते हुए वह फुसफुसाकर बोली, मेहरबानी करके रात में यहाँ रुक जाइए। मेरे लिए बस यही है मेरी इकलौती बेटी। बीती रात उसने मुझे बेहद डराया। मैं अब तक उससे नहीं उबर पाई हूँ, मिसेज ल्यालिकोव ने आगे जोड़ा। कराल्योव कहना चाहता था कि मास्को में उसे बहुत काम करने हैं, उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा है। एक पूरी शाम और रात एक अजनबी घर में बिताने के ख्याल से ही उसे हताशा महसूस होने लगी, जबकि ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन उसने उसके चेहरे की तरफ देखा, ठंडी सांस ली और खामोशी से अपने दस्ताने उतारने लगा। हॉल और बैठक में उसके लिए सभी लैंप जला दिए गए। उसने ग्रैंड पियानो पर बैठकर संगीत के कुछ पन्ने उल्टे पलटे, दीवारों पर टंगी तस्वीरों पर नजर डाली। मढ़ी हुए फ्रेमों में तैलचित्र के विषय थे, क्रीमियाई भूसैरे, समुद्र में तूफान के बीच एक छोटा जहाज, मदिरा का गिलास हाथ में लिए हुए एक कैथोलिक सन्यासी। ये सभी चित्र फीके, विषय बहुल और कच्चे लग रहे थे। शबीहों में एक भी सजीला दिलचस्प चेहरा नहीं था। सबके गालों की हड्डियां फैली हुई थीं और आंखें चौंधियाई हुई थीं। मिस्टर ल्यालिकोव, लीजा के पिता का माथा छोटा था, चेहरे पर दम्भ था, उसके बेडौल शरीर पर बोरे की तरह वर्दी लग रही थी। अपनी छाती पर लगे रेड क्रॉस के निशान को वह दिखा रहा था। घर में तहजीब के जो कुछ निशान थे, वे ख्यालों की गरीबी को दर्शा रहे थे। यह उसी तरह असुविधाजनक था जिस तरह वह वर्दी थी। वहाँ वैसे विलासिता का स्पर्श शुद्ध रूप से संयोग था। फर्श पर भद्दी सी चमक थी, उसी तरह झाड़ फानूश में कुछ खिजाने वाली बात थी। किन्हीं वजहों से यह मुझे उस व्यापारी की कहानी की याद दिला रहा था जो नहाते समय अपने गले में मेडल पहने रहता था। हॉल से फुसफुसाहट आ रही थी और उसे कुछ हल्के खर्राटे सुनाई दे रहे थे। सहसा बाहर तीखी एकाएक एक धातुई आवाज हुई। ऐसी आवाज कोरोल्योव ने पहले कभी नहीं सुनी थी और इसे सुनकर वह परेशान हो गया। इससे उसके भीतर एक अप्रिय भावना जग गई और दोबारा संगीत की किताब के सफ़े पलटते हुए उसने सोचा, मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, किसी भी कीमत पर भी नहीं। डॉक्टर साहब, मेहरबानी करके यहाँ आइए और कुछ खा लीजिए, गवर्नेस ने दबी आवाज में उसे पुकारा। वह खाने के लिए आया। एक बड़ी मेज खाने की लजीज चीजों और मदिराओं से सजी हुई थी, लेकिन उस पर खाने के लिए 2 लोग ही बैठे, वह और मिस क्रिस्टीना। मिस क्रिस्टीना ने मदिरा पान किया, जल्दी जल्दी खाना खाया, अपनी नाक पर टिके चश्मे से झांकते हुए कहा, कामगार बहुत खुश रहते हैं। कारखाने में हर जाड़ों के दिनों में शौकिया नाटक होते हैं। इसमें कामगार खुद हिस्सा लेते हैं। जादुई लालटेन स्लाइड के साथ व्याख्यान होते हैं। उम्दा कैंटीन है और भी बहुत कुछ है। वे पूरी तरह से हमारे लिए समर्पित हैं। जब उन्होंने सुना कि लीजा की हालत खराब होती जा रही है, उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की। वे पढ़े लिखे भले न हो, लेकिन उनकी भी अपनी भावनाएं हैं। मुझे लगता है कि इस घर में कोई मर्द नहीं है, कराल्योव ने कहा। एक भी नहीं, मिस्टर ल्यालिकोव। 18 महीने पहले गुजर गए और अब हम केवल 3 महिलाएं यहाँ हैं। हम गर्मियाँ यहाँ बिताते
है, लेकिन जाड़ों के दौरान मास्को के पोलियनका में रहते हैं। मैं 11 साल से इनके साथ हूँ। एक तरह से इस परिवार का हिस्सा हूँ। उन्होंने स्टजन मछली, तला चिकन और स्टू किए गए फल खाए। फ्रांसीसी महंगी शराब भी थी। डॉक्टर साहब, तकल्लुफ मत करिए, अच्छे से खाइए, मिस क्रिस्टीना ने खाने के बाद अपनी बाहों से मुंह पोंछते हुए कहा। साफ लग रहा था कि वह इस घर में अपनी जिंदगी से संतुष्ट हैं। खाना खाने के बाद डॉक्टर को एक कमरे में ले जाया गया जहां उनके लिए एक बिस्तर लगा हुआ था, लेकिन उनका सोने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि उस कमरे में घुटन थी और उसमें पेंट की गंध भरी हुई थी। उसने अपना ओवरकोट पहना और बाहर निकल गया। बाहर मौसम ठंडा था, पौ फटने वाली थी। ऊंची चिमनियों वाले 5 कारखानों के सभी ब्लॉक, झोपड़ियां, गोदाम गीली हवा में साफ खड़े हुए दिख रहे थे। छुट्टी का दिन था, लिहाजा कोई काम नहीं कर रहा था। एक ब्लॉक को छोड़कर सभी खिड़कियों पर अंधेरा था, जहां एक स्टोव जल रहा था जिससे खिड़कियां गहरे लाल रंग की दिख रही थीं। कभी कभार चिमनियों से लपटें निकल रही थीं। धुआं भी निकल रहा था। कारखाने के अहाते से दूर मेढक टर-टर कर रहे थे और एक कोयल कुहुक रही थी। जब उसने कारखाने को, ब्लॉकों और उन झोपड़ियों को देखा जहां कामगार सोते थे, उसके मन में वैसे ही ख्याल आने लगे जैसे उसे तब आते थे जब वह कारखानों को देखता था। हालांकि यहाँ कामगारों की जिंदगी के स्तर को बेहतर बनाने के लिए लालटेन स्लाइड शो, कारखाने के लिए डॉक्टर और तमाम सुविधाएं थीं, लेकिन वे वही कामगार थे जिनसे स्टेशन से आने वाले रास्ते में आज पहले मिल चुका था, और वे उन लोगों से जरा भी अलग नहीं थे जिन्हें अपने बचपन से वह लंबे समय से जानता था, जब कारखाने की हालत को बेहतर बनाने के लिए न कोई शो होते थे और न ही बेहतरी के उपाय किए जाते थे। एक ऐसे डॉक्टर की तरह जो ठीक न होने वाली उस गंभीर बीमारी की सही पहचान कर लेता है जिसका कारण उसे पता नहीं होता। उसने कारखाने को उसी तरह की पहेली की तरह देखा, उसी तरह अस्पष्ट और उसी तरह समझा पाना मुश्किल। दरअसल वह यह नहीं सोचता था कि ऐसे सुधार गैर जरूरी हैं, बल्कि यह सोचता था कि यह कुछ वैसा ही है जैसे किसी न ठीक होने वाली बीमारी का इलाज करना है। लाल रंग की खिड़कियों पर एक नज़र डालते हुए उसने सोचा, हाँ, इन सब का कोई मतलब नहीं है। 1500 या 2000 कामगारों को बिना छुट्टी दिए बीमारू हालातों में घटिया सूती प्रिंट के उत्पादन के लिए गुलाम बनाकर आधे पेट भूखा रखा जाए, जिन्हें कभी कभार दुर्स्वप्न से राहत देने के लिए शराबखाने में शरण मिलती हो। सैकड़ों लोग उनके काम की निगरानी करते हैं और इन सैकड़ों सुपरवाइजरों की जिंदगी रिकॉर्ड बहियों में कामगारों पर किए गए जुर्माना को इंदराज करने, उनको गालियां बकने और उनके साथ नाइंसाफी करने में बर्बाद हो जाती है। उनमें 2 या 3 तथाकथित बॉस मुनाफे का मजा उठाते हैं, जबकि वे खुद कोई काम नहीं करते हैं और सस्ते सूती कपड़ों के लिए उनके मन में और कुछ नहीं, बस हिकारत होती है। लेकिन सही मायनों में यह मुनाफा क्या है और वे इसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं? मिसेज ल्यालिकोव और उनकी बेटी दुखी हैं और उनको इस हालत में देखकर दुख होता है। केवल कमबख्त बूढ़ी नौकरानी मिस क्रिस्टीना नाक पर ऐनक टिकाए जिंदगी के मजे ले रही है। मैं इसे इस तरह देखता हूँ कि पूर्वी बाजार में सस्ती सूती प्रिंट की बिक्री के लिए ये 5 कारखाने चल रहे हैं ताकि मिस क्रिस्टीना को शराब और मछली मिलती रहे। अचानक उसे एक खास किस्म का शोरगुल सुनाई दिया, जैसे खाने के पहले सुनाई दिया था। कुछ ही दूर पर किसी एक ब्लॉक में धातु से बनी थाली को कोई बजा रहा था, और उस आवाज के तुरंत बाद घुटी घुटी आवाजें आ रही थीं। फिर तीखी अस्पष्ट आवाज के साथ एक छोटी सी चुप्पी छा गई। लगभग आधे मिनट की चुप्पी के बाद पास में किसी दूसरे ब्लॉक से एकाएक नागवार आवाजें आने लगीं, जिनके कमतर शोर में गहरी गूंज थी। उसने 11 बार घड़ियाल बजाया था। जाहिर था कि यह रात का पहरेदार था जो समय बताने के लिए उसे बजा रहा था। फिर तीसरे ब्लॉक के पास से धातुई आवाज सुनाई दी, फिर बाकी ब्लॉकों से, फिर झोपड़ियों के चारों ओर से और गेट से परे से ऐसी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई राक्षस या खुद शैतान रात की खामोशी में ये हुदंग मचा रहा है। करालियोव खुले मैदान में चला आया। गेट पर किसी ने चुनौती भरी आवाज में पूछा, वहाँ कौन है? यह एक कैद की तरह है,
कराल्योफ ने सोचा और उसको कोई जवाब नहीं दिया। कराल्योफ अब कोयल और मेढक की आवाज़ों को और साफ सुन रहा था। उसे यह मालूम था कि मई की रात का आलम चारों तरफ है। स्टेशन से ट्रेन की आवाज़ आ रही थी। कहीं कहीं अलसाए मुर्गे बांग दे रहे थे। वैसे बाकी जगहों पर खामोशी थी। दुनिया चैन से सो रही थी। कारखानों से ज्यादा दूर नहीं, एक खुले मैदान में लकड़ी और इमारती सामान का ढेर लगा हुआ था। कराल्योफ एक पटरे पर बैठ गया और उसके ख्यालों की गाड़ी जारी रही। केवल गवर्नेंस इस जगह पर खुश है और कारखाना उसके आनंद के लिए काम कर रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि उसका ये कोई महत्व नहीं है। सबसे अहम बात यह है जिसके लिए सब काम कर रहे हैं, वह शैतान है। उसने शैतान के बारे में सोचा जिसके वजूद के बारे में उसे पता नहीं था। उसने फिर उन दो खिड़कियों को ताका जहां रोशनी जल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वहां शैतान की दो लाल लाल आंखें हैं जो उसे घूर रही हैं। एक ऐसी रहस्यमय ताकत जो कमजोर के साथ ताकतवर के किए गए व्यवहार का जिम्मेदार हो, उस गंभीर गलती के लिए जिसे ठीक किया जाना नामुमकिन हो। ये कुदरत का नियम है कि ताकतवर कमजोर को सताए, लेकिन ये सिर्फ अखबार के लेखों और स्कूली किताबों में आसानी से समझ में आता है। उस अव्यवस्था में जहां रोजाना की जिंदगी गड़ी हुई लगती है, उस मामूली जीवन की अस्तव्यस्तता में जिनसे इंसान के बीच जटिल रिश्ते बनते हैं। हालांकि यह कोई कानून नहीं था, बल्कि एक तार्किक असंगति है जब ताकतवर और कमजोर दोनों एक दूसरे के बीच के अपने रिश्तों के शिकार बनते हैं और मनुष्य से पराये, आम जिंदगी से परे खड़े किसी रहस्यमय ताकत के प्रति आत्मसमर्पण के लिए दोनों मजबूर होते हैं। लकड़ी के पटरे पर बैठे बैठे कोरोल्योव के मन में ऐसे ख्याल आए और धीरे धीरे वह इस अनुभूति से उबर गया कि वह अज्ञात रहस्यमय ताकत वास्तव में उसके बेहद करीब है और उस पर नजर रखे हुए है। इस दरमियान पूरब में आसमान कुछ पीला होता गया और वक्त कुछ जल्दी जल्दी गुजर गया। धूसर भोर की छाया में कारखाने के पांचों ब्लॉक और उनकी चिमनियां दिख रही थी, जहां एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, गोया सब कुछ खत्म हो गया हो। एक ऐसा नज़ारा जो दिन से बिल्कुल अलग था। वह पूरी तरह से भूल गया कि इन ब्लॉकों के भीतर भाप के इंजन हैं, बिजली और टेलीफोन है, लेकिन कुछ अजीब वजहों से वो वहां जमा इमारती सामानों और लौह युग के बारे में ही केवल सोचता रहा और उसे यह महसूस हुआ कि कोई बेहूदी बेदिमाग ताकत घात लगाए करीब बैठी है। उसे घड़ियाल बजने की आवाज़ फिर से सुनाई दी। इस बार 12 घंटे बजे थे। फिर यह आधे मिनट के लिए बंद हो गया और कारखाने के अहाते के आखिरी सिरे पर फिर शुरू हुआ, लेकिन इस बार आवाज़ ज़्यादा गहरी थी। कितना बुरा है, कराल्योफ ने सोचा। फिर तीसरी जगह से टूटी बिखरी थपथापने की आवाज़ आई जो तीखी और एकाएक थी और उसमें कोई भी नाराजगी को सुन सकता था। 12 बजाने के लिए पहरेदार ने 4 मिनट लिए। फिर सन्नाटा छा गया और उसे वही अनुभूति हुई जैसे सब कुछ मर गया हो। कराल्योफ कुछ मिनट वहां और बैठा और फिर घर लौट आया, लेकिन वो बहुत देर बाद बिस्तर पर सोने गया। कमरे के दोनों तरफ उसे कानाफूसी, फर्श पर चप्पलों और नंगे पैर घिसटने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पक्के तौर पर उसे दूसरी बार दौरा नहीं पड़ा है, कराल्योफ ने सोचा। उसने अपना कमरा छोड़ा और उस बीमार लड़की को देखने चला गया। कमरा चमकीली धूप से पहले ही भरा हुआ था और सुबह की धुंध से छनकर आती हुई सूरज की कमजोर किरणें हॉल की दीवारों पर खेल खेल रही थीं। लीजा के बेडरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। एक शाल की तरह हाउस कोट को अपने चारों तरफ लपेटे हुए और बिखरे बालों के साथ अपने बिस्तर के करीब आराम कुर्सी पर बैठी हुई थी। पर्दे खींचे हुए थे। आपको कैसा लग रहा है? कराल्योफ ने पूछा। अच्छी हूँ, शुक्रिया। डॉक्टर ने उसकी नाड़ी देखी और उसके माथे पर गिरे हुए बालों को ठीक करते हुए पीछे कर दिया। तो आप सो नहीं रही हैं? बाहर खुशगवार मौसम है, बसंत आ गया है, कोयल कूक रही हैं और आप हैं कि यहाँ अंधेरे में ख्यालों में खोई हुई हैं, उसने कहा। लड़की ने सुना और उसके चेहरे पर अपनी सीधी नज़र से टिका दी। लड़की की आंखें उदास और सजग थी और साफ तौर से लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहती थी। क्या यह अक्सर होता है? डॉक्टर ने पूछा। हाँ, लगभग हर रात बुरा महसूस होता है। ठीक इसी समय पहरेदार ने 2 का घंटा बजाया। उस तीखी धातुई टनटनाहट से वह कांप गई। क्या आपको इस आवाज़ से परेशानी होती है?
मैं पक्के तौर से नहीं कह सकती। यह मुझे हर चीज़ परेशान करती है। उसने जवाब दिया और ख्यालों में डूबी हुई बोली, हर चीज़ परेशान करती है। मैं आपकी आवाज़ को सुनकर कह सकती हूँ कि आप मुझे लेकर चिंतित हो और जिस पल मैंने आपको देखा, मुझे लग गया था कि मैं आप सरीखे किसी से अपने मन की बात कह सकती हूँ, हर चीज़ कह सकती हूँ। फिर तो आप जरूर कहिए। मैं आपसे वह सब कहना चाहती हूँ जो सोचती हूँ। ऐसा लगता है मैं बीमार नहीं हूँ। इस वजह से मैं चिंतित हूँ और डरी हुई हूँ। खासतौर से इसलिए कि चीज़ें शायद बदल नहीं सकती। सेहतमंद आदमी भी चिंता करने से बच नहीं सकता, जबकि आपकी खिड़की के नीचे बीमारी सेंधमार की तरह घात लगाए बैठी है। उसने फीकी मुस्कान के साथ अपने टखनों को देखा और अपनी बात जारी रखी, मेरा इलाज हमेशा होता रहा है और मैं इसके लिए शुक्रगुजार भी हूँ। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि यह सब बेकार है। दरअसल मैं डॉक्टरों से बात नहीं करना चाहती, बल्कि उनसे करना चाहती हूँ जो मेरे करीब हैं, मेरे दोस्त जो मुझे समझ सके और मुझे यकीन दिला सके कि मैं सही हूँ या गलत। क्या तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है? करालियोफ ने पूछा। सब कुछ मैं ही हूँ। मेरी माँ है और मैं उन्हें प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अकेली हूँ। इस तरह मेरी जिंदगी बन गई है। अकेले लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन वे ज्यादा कुछ नहीं कहते और सुनते नहीं। जिंदगी इनके लिए रहस्य होती है। ऐसे लोग रहस्यवादी होते हैं और अक्सर उन्हें शैतान दिखाई देते हैं। लेरमोंतोवा कथा की तमारा अकेली थी और उसे शैतान दिखाई देते थे। क्या आप बहुत पढ़ती हैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ, बहुत। आप देख ही सकते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास अपना निजी समय है। दिन में मैं पढ़ती हूँ, लेकिन रात के समय मेरा सिर खाली हो जाता है और विचारों की जह पर काले साए दिखते हैं। क्या रात में आपको चीजें दिखाई देती हैं? करालियोफ ने पूछा। नहीं, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ। वो लड़की डॉक्टर को देखकर फिर मुस्कुराए और उसने एक उदास परिचित नज़र से उन्हें देखा। डॉक्टर को लगा कि वो लड़की उसमें भरोसा करती है और वो दिल से दिल की बात करना चाहती है और वो उसी तरह सोचती है जैसा कि वह सोचता है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और शायद वह लड़की भी डॉक्टर के बोलने का इंतजार कर रही थी। डॉक्टर जानता था कि उसे उस लड़की से क्या कहना है। डॉक्टर के मन में जरा भी शक नहीं था कि उस लड़की को जल्दी से जल्दी अपनी 5 कारखानों और लाखों रूबलों को ये सोचकर तज देना चाहिए कि उनके पास बहुत धन है। उस शैतान को जो रात में उस पर नजर रखता है। जाहिर था कि वह लड़की भी उसी तरह सोच रही थी और वह भी उस आदमी का इंतजार कर रही थी जिस पर भरोसा करके इस बात की तस्दीक कर सके। लेकिन डॉक्टर नहीं जानता था कि इसे लफ्ज़ों में किस तरह बयान कर सके। वो इसे कैसे कह सकता है? सजायाफ्ता आदमी से कोई उसकी सजा का कारण पूछना नहीं चाहता, और इसी तरह अमीर आदमियों से यह सवाल पूछना अटपटा लगता है कि वे इतने अमीर क्यों हैं और अपने धन का इतना खराब इस्तेमाल क्यों करते हैं। वे इसे क्यों नहीं छोड़ देते हैं, जबकि वे जानते हैं कि उनके दुख की वजह यही है। इस मुद्दे पर कोई चर्चा आमतौर से निषेधी, शर्मिंदगी भरी और ज़रूरत से ज़्यादा लंबी खींच जाती थी। मैं उससे ये कैसे कह सकता हूँ? करालियोफ संदेह से घिरा था। क्या मुझे कहना चाहिए? और डॉक्टर ने उससे वह कहा जो वह कहना चाहता था, सीधे सीधे नहीं, कुछ घुमा फिराकर उसे कहा। कारखाने की मालकिन और अपार संपत्ति की उत्तराधिकारी होते हुए भी आप खुश नहीं हैं। आप अपने हकों में यकीन नहीं करती हैं और अब आप सो तक नहीं पाती हैं। संतुष्ट होने, गहरी नींद सोने और दुनिया में सब ठीक है सोचने से जरूर यह बेहतर है। आपकी अनिद्रा कुछ आदर के काबिल है। आप जो कुछ भी सोचती हैं, यह अच्छी निशानी है। दरअसल हम जिस तरह बातचीत कर रहे हैं, वह हमारे माता पिता के लिए अकल्पनीय है। उन्होंने रात में कभी कोई इस तरह बात नहीं की होगी, बल्कि गहरी नींद लेते रहे होंगे। लेकिन हमारी पीढ़ी की नींद खराब रहती है, हम थके मांदे रहते हैं। हमें लगता है कि हम हर चीज़ का जवाब खोज सकते हैं, चाहे वह सही हो या गलत। समस्या चाहे सही हो या गलत, उसे हमारे बच्चों, पोते पोतियों के लिए पहले ही हल किया जा चुका है। वे चीज़ों को हमसे ज़्यादा साफ तौर से देखेंगे। 50 साल बाद जिंदगी अच्छी हो जाएगी, लेकिन अफसोस है कि हम तब तक नहीं जिएंगे। ये देखना दिलचस्प होगा, हमारे बच्चे, पोते पोतियाँ क्या करेंगे? लीजा ने पूछा।
मैं नहीं जानता, शायद हर चीज छोड़ देंगे और कहीं चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अरे, जहाँ उनका मन होगा। अच्छे और चतुर आदमी के लिए जगहों की कमी नहीं है, कराल्योफ ने हंसते हुए कहा। डॉक्टर ने अपनी घड़ी देखी। सूरज चढ़ आया है, आपको कुछ नींद ले लेनी चाहिए। कपड़े बदल लीजिए और अब अच्छे से करिए आराम। डॉक्टर ने लड़की से हाथ मिलाया और फिर बोला, मुझे खुशी है कि आपसे मुलाकात हुई। आप कमाल की दिलचस्प इंसान हैं। गुड नाइट। डॉक्टर अपने कमरे में गया और बिस्तर में धंस गया। अगली सुबह जब घोड़ा गाड़ी आई विदा देने के लिए, हर कोई आगे की सीढ़ी पर पहुंच गया। लीजा रविवार की सबसे उम्दा सफेद कपड़ों में अपने बालों में फूल लगाकर सजी धजी खड़ी थी। वह मुरझाए और निस्तेज लग रही थी। उसने उदास और परिचित निगाहों से डॉक्टर की ओर देखा, जैसा वह एक दिन पहले मुस्कराई थी। उसकी आवाज का लहजा यह इशारा कर रहा था कि वो उससे कुछ खास और महत्वपूर्ण बात कहना चाहती है। सिर्फ उससे अकेले में लाख पक्षी की चहचहाहट सुनाई थी। गिरजाघर की घंटियां बज रही थीं। कारखाने की खिड़कियां खुशी से चमक रही थीं। जैसे ही उसकी घोड़ागाड़ी कारखाने के अहाते को पाकर स्टेशन की सड़क पर पहुंची, कराल्योफ कारखाने के कामगारों, वहां जमा इमारती लोहा लंगड़ों, शैतान आदि को पूरी तरह भूल गए और उस वक्त के बारे में सोचने लगे जब उनकी जिंदगी उस तरह चमकदार और खुशगवार होगी जैसी इतवार की सुबह होती है, जो शायद बहुत दूर नहीं है। उसने ये भी सोचा कि उस वसंत की सुबह एक शानदार त्रोएका घोड़ागाड़ी पर सवारी करना और धूप में अपनी देह सिनकना कितना सुखद रहा।